आइए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रसायन शास्त्र अर्थात रसायन विज्ञान में आपको सारे चैप्टर बताने का प्रॉमिस किए हैं, जिसमें से हम आपको बता देते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने के लिए आपको लिखाए थे। वो आप विषय सूची में देख सकते हैं, जैसे पदार्थ की प्रकृति हो गई, परमाणु की संरचना हो गई, गैसों का आचरण हो गया, तत्वों का वर्गीकरण हो गया, रासायनिक बंधन हो गए, ऑक्सीकरण अवकरण हो गए, अम्ल और भस्म हो गए, विलयन, कार्बन और इसके यौगिक, ईंधन, धातुएं, अधातुएं, मिश्र धातु, मानव निर्मित पदार्थ, औषधि और रसायन। अगर इतना अध्ययन आप कर लेते हैं तो 100% आपका केमिस्ट्री किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगा। लेकिन इतना करना आपके लिए ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों से पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करूंगा और उन्हीं चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक्चुअली बात ऐसा है कि जब तक आप सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस को नहीं जानते हैं, तब तक आपको साइंस में याद रखना मुमकिन नहीं होता है। आप पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, भूलिएगा, लगाइएगा, भूलिएगा। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बेसिस से पढ़ना ही पड़ता है। जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अभी तक हमने पदार्थ की प्रकृति और परमाणु संरचना का कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो 100% आप जाके देखिए, काफ़ी फायदा आपको होगा। आज हम लोग का जो चैप्टर होगा वो गैसों का आचरण से होगा, जो थर्ड चैप्टर होगा। थर्ड चैप्टर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। गैसों के आचरण में हमें क्या क्या जानने हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे चीज़ों का डिस्कशन हम आज करेंगे। आने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, ये सारे चीज़ हैं जिन प्रश्नों को मैंने कलेक्ट किया है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम इन प्रश्नों को कर लेंगे, 100% है कि आपका नॉलेज पूरा का पूरा इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक अलग अंदाज से हम आज वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पहले हम जो भी वीडियो बनाए हैं वो सिर्फ लेक्चर वीडियो था। अब जो हमारा बनेगा, साथ में आपका टेस्ट भी चलता रहेगा ताकि आप कंसेप्ट पूरा क्लियर करते रहें। चलिए आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इन सब प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। हमें इन चैप्टर में क्या क्या जानना है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। हमें इन चैप्टर में हमें जानना है बॉयल के नियम को जानना है, जो दाब और आयतन का संबंध बताता है। वही चार्ल्स के नियम को जानना है, जो कि ताप और आयतन का संबंध बताता है। ये लुसेक का नियम जानना है, जो दाब और ताप के संबंधों को बताता है। एवोगाड्रे का नियम जानना है, जो कि आयतन और मात्रा का संबंध बताता है। वही डाल्टन के आंशिक दाब नियम को भी जानने हैं, और ग्राहम का गैस विसरण नियम भी जानने हैं। तो ये सारे चीज़ हैं जो आपको गैसों के आचरण से पूछे जाते हैं, और ये चीज़ समझ जाएंगे तो 100% है कि इससे आने वाले प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। जनरली आप देखेंगे तो आप रेलवे में जाएंगे तब भी आप ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप एसएससी के एग्ज़ाम देने जाएंगे, एमटीएस वगैरह हो गया या सीजीएल हो गया, या बड़े से बड़े लेवल तक पूछे जाते हैं, जैसा एग्ज़ाम होगा उस तरह के प्रश्न होंगे। तो हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे और समझ करके टेस्ट भी कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम पहले हम बॉयल्स के नियम को आपको बताते हैं कि बॉयल्स के नियम क्या कहता है। बॉयल्स के नियम को समझने के लिए हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि बॉयल्स का नियम कहता क्या है। बॉयल्स के नियम में ताप को जो है, ताप को स्थिर रखा गया है। सबसे पहला बात आप ये समझ लीजिए कि स्थिर रखा गया है ताप को। ये बात आपको ध्यान रखना हमेशा है कि ताप अचर है। अचर का मतलब होना स्थिर होना। तो रिलेशन किसका है? तो रिलेशन इसमें वॉल्यूम और प्रेशर का है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का है तो इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली रिलेशन है। इनडायरेक्टली रिलेशन का मतलब हो गया कि वॉल्यूम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन पी का है, या पी इनडायरेक्टली प्रेशर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी जो है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है भी का, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन बन के आ जाते हैं और ऐसे ऑप्शन बन के आ जाते हैं। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो जनरली आपको बॉयल्स हमको ये बताया है कि यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। इस तरह से आप ध्यान रखिए, प्रेशर बढ़ेगा। इस तरह से दोनों का इनडायरेक्टली माने प्रोपोर्शन है। इनडायरेक्टली का मतलब है एक चीज़ घटाने से दूसरा बढ़ता है, और दूसरा चीज़ घटाने से मतलब जो पहला है बढ़ता है। इस तरह से ध्यान रखना है। तो बॉयल्स के नियम हम समझ गए कि बॉयल्स के नियम में हमें क्या बताया गया है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे।
हालांकि हम इनको फिगर के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम को समझते हैं। तो चार्ल्स के नियम में ताप और आयतन का संबंध बताया गया। सबसे पहले तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का संबंध है, लेकिन कैसा संबंध है, तो डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली। वहाँ पे हमने इनडायरेक्टली बोला है। इनडायरेक्टली से मतलब है अपोजिट, व्युक्त कर्मानुपाती, और डायरेक्टली से मतलब होता है समानुपाती। तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है ना वॉल्यूम के समानुपाती होते हैं, अर्थात यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यदि टेम्परेचर घटाते हैं तो वॉल्यूम भी घटेगा। डायरेक्टली आपको ऐसे आएंगे या ऐसे भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो इस तरह से ध्यान रखना है। और इसको स्थिर क्या चीज़ रखा गया है, तो इसमें स्थिर आप देख रहे हैं कि प्रेशर को स्थिर रखा गया है, प्रेशर को स्थिर रखा गया है। अभी हम फिगर दिखाएंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कि वो किसका फिगर है, क्योंकि हम अभी बता दे रहे हैं। अभी फिगर आपको फिगर भी बताया जाएगा और पहचानने पड़ेंगे कि कौन से किसके फिगर दिखाए गए हैं, तो हम फिगर से भी समझेंगे। फिलहाल आपको समझा दे रहे हैं। अब हम गैलिलियो की बात करें तो इसमें दाब और ताप के संबंधों को बताया गया है, अर्थात इसमें जो है देख लीजिए कि प्रेशर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपका टेम्परेचर का। तो इसमें वॉल्यूम को स्थिर रखा गया है, अर्थात जो चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रहा है उसको स्थिर करके रखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गैलिलियो के नियम में किसको स्थिर रखा गया है, तो वॉल्यूम को स्थिर रखा गया है, अर्थात वॉल्यूम बदलेगा नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। किसी भी पोजीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे, जबकि प्रेशर और टेम्परेचर बदलेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो गैलिलियो को भी आप समझ गए। तो गैसों के आचरण से आप ये पढ़ रहे हैं, इन नियमों को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात कर लेते हैं एवोगाड्रो नियम का, तो एवोगाड्रो नियम में वॉल्यूम और उसकी मात्रा के संबंध बताए गए हैं, अर्थात इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ही स्थिर रखा गया है, दोनों को ही स्थिर रखा गया है। इस बात को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर को भी और टेम्परेचर को भी दोनों को स्थिर रखा जाए तो जो वॉल्यूम है और मात्रा है ये दोनों ही समान होंगे, ऐसा बोला गया है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब अणुओं की संख्या यहाँ समान होगी। तो क्लियरली ये बोला गया है कि अगर आप एक सिलेंडर में गैस भरे हुए हैं, दूसरे सिलेंडर में भी गैस भरे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ दूसरा गैस है, यहाँ दूसरा गैस है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा जाए, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा जाए, तो ऐसे परिस्थिति में ये दोनों के अणुओं की जो संख्या होगी वो सेम होगा। ऐसा किसका कहना है, तो ऐसा एवोगाड्रो का कहना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एवोगाड्रो का नियम क्या है। तो मैंने एवोगाड्रो के नियम बता दिए हैं। यहाँ पर ताप और दाब दोनों को स्थिर रखा गया है। सबसे पहली बात, आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, समान आयतन में समान अणुओं की संख्या होंगी। जैसे कहने का मतलब है कि 1 ग्राम आयतन है तो 1 ग्राम में जो अणु होंगे वही अगले दूसरे पदार्थ के जो 1 ग्राम है उसमें भी मतलब उतना ही अणु होंगे, मतलब दोनों में अणुओं की संख्या सेम होगी। ऐसा किसका कहना है, एवोगाड्रो का कहना है। तो इस तरह से आपने देखा, लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमारा जो आदर्श गैस होता है, आदर्श गैस ऊर्जा के लिए काफ़ी जो मोलिक्यूलर्स हैं वो सेम संख्या में होते हैं। एवोगाड्रो ने बताया है कि जो हमारा पीवी होगा वो आरटी के बराबर होंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, पीवी और आरटी के बराबर होंगे, इस बातों को ध्यान रखना है, ऐसा एवोगाड्रो ने बताया है। तो हम इस तरह से जान गए हैं एवोगाड्रो के भी। अब हम विसरण की बात कर लेते हैं कि विसरण क्या होता है। विसरण से संबंधित इसका नियम है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। विसरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये जो है अणु में जैसे जैसे मतलब विसरित हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर देने के बाद जो है ना कोई चीज़ विसरित हो जाता है, जिसके कारण अणुओं की संख्या बढ़ जाता है, तो ये अणुओं की संख्या बढ़ा देता है। तो इस तरह से आपने देखा। अब डाल्टन के शाब्दिक नियम, तो डाल्टन ने क्या बताया, वो तो डाल्टन ने बताया है आपको परमाणु से संबंधित, तो परमाणु संरचना में हम ऑलरेडी इसका बता दिए हैं। अब ग्राहम विसरण नियम हम बता रहे हैं थोड़ा। ग्राहम विसरण नियम क्या होता है, ताप और दाब को यहाँ पर भी स्थिर रखा गया है। ग्राहम विसरण नियम में भी ताप को और दाब को दोनों को स्थिर रखा गया है। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन आपको डाल सकता है, क्योंकि ग्राहम के नियम में भी ताप और दाब को स्थिर रखा गया है, और आपको इससे पहले हमने एवोगाड्रो की संख्या बताया तो वहाँ अणुओं की संख्या बताता है। ताप और दाब यहाँ पे ग्राहम के नियम में विसरण के बारे में क्लियरली विसरण के बारे में बताया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि विसरण के बारे में बताया, और इसने बोला है कि जो हमारा घनत्व होगा वो याद रखेंगे
कि मात्रा के वर्गमूल के इसका घनत्व का अगर हम वर्गमूल कर दे तो इसकी मात्रा उसका अपोजिट होगा, अर्थात इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे, मतलब मोलों की संख्या जो होंगे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में होंगे, ऐसा ग्राहम ने कह दिया है। तो इस तरह से घनत्व और मात्रा से अगर रिलेशन बताएगा तो ध्यान रखेंगे, हम ग्राहम के नियम को ध्यान रखेंगे। तो आई होप हमको लग रहा है कि इतनी बात आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हम अभी फिगर के यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इमेज देख रहे हैं, ये इमेज किसका है बता सकते हैं? ये इमेज आपका, यहाँ देखिए वॉल्यूम है, यहाँ ये आपका वॉल्यूम है और ये आपका टेम्परेचर है। जबकि इसकी वॉल्यूम और टेम्परेचर का संबंध किसके नियम में हम अभी बताए हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का संबंध किसके है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का फिगर बता रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन चार्ल्स के नियम में आपने पढ़ा है। चार्ल्स के नियम में किसको कांस्टेंट रखा जाता है? तो यहाँ देखिए कांस्टेंट क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, जितना है उतना ही है, उतना ही है। प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब हम इसको कह देंगे कि सर ये चार्ल्स का नियम है। और यहाँ पे जो ये आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो बता रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो बता। तो ये किसका वक्र है आप समझ गए इस फिगर के माध्यम से। और यहाँ पे देख लीजिए, ये जैसे जैसे हम क्या बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं वैसे ताप बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या है वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ ताप दे रहे हैं ना, तो ताप दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ टेम्परेचर देने से क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आप ये फिगर के माध्यम से याद रखेंगे, अच्छा टेम्परेचर दिया जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर देने से वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो हम समझ गए इस बातों को कि टेम्परेचर देंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे वॉल्यूम घट जाएगा। तो ये कौन सा नियम है, चार्ल्स का नियम। चलिए आगे समझते हैं। अगले हम फिगर के माध्यम से एक समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका है किसको कांस्टेंट रखा गया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना है उतना ही है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, बट बदल क्या रहा है, प्रेशर। क्या बदल रहा है, प्रेशर। प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर देने से क्या हो रहा है, प्रेशर देने से हो जा रहा है कि आपको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जा रहा है। वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम घट रहा है। क्या है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम यहाँ नीचे की ओर आ रहा है तो घट रहा है ना, वॉल्यूम घट रहा है। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब एक चीज बढ़ाने पर दूसरा चीज घट रहा है, इसका मतलब है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो किसके, वॉल्यूम और प्रेशर के, वॉल्यूम और प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि इसका जो वक्र होता है वो कैसा होता है। हम अभी इससे पहले वाला जो देखे हैं वो ऐसा वक्र होता है, और ऐसे वक्र वाला कौन सा होगा, तो ये होगा आपका बॉयल्स का नियम। ये है आपका बॉयल्स का नियम। इससे पहले हमने चार्ल्स का नियम चर्चा किया, अभी बॉयल्स का नियम हमने बता दिया। तो इस तरह से आपने इस बातों को समझ गया कि भाई प्रेशर को घटाने बढ़ाने से क्या हो रहा है, किसमें प्रेशर को घटाया बढ़ाया जा रहा है, किसमें टेम्परेचर को स्थिर रखा गया है। आइए हम आगे जानते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये आपका है डिफ्यूजन का, ये आप ग्राहम ये एवोगाड्रो की संख्या या डिफ्यूजन के नियम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है और इस तरह से देखिए टेम्परेचर को स्थिर रखा गया है, प्रेशर को भी स्थिर रखा गया है। मतलब ना टेम्परेचर घट रहा है और ना ही प्रेशर घट बढ़ रहा है, दोनों को सेम रखा गया है। यहाँ पे देखिए दोनों को सेम रखा गया है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि अणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या यहाँ पे सेम नहीं, घटा बढ़ा रहेंगे तो उस समय जो है अणुओं की संख्या जैसे है वैसे बना रहेगा। यह मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ मात्रा कम है तो इसका मतलब अणुओं की संख्या कम दिख रहा है। इसका मतलब जैसा मात्रा होगा वैसा ही अणु की संख्या में दिखेगा। कब, जब हम प्रेशर को और टेम्परेचर को दोनों को स्थिर रखेंगे। तो हमने फिगर के माध्यम से आपको बता दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि अणुओं की संख्या समान वाला हमने एवोगाड्रो की संख्या पढ़ा है, इसी को हमें मोलों की संख्या भी कहते हैं, एवोगाड्रो की संख्या को। तो आपने ये सारे चीज़ समझ लिया है, फिगर के माध्यम से भी मैंने समझा दिया। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए एक फिगर, यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया है। ये ग्राहम के नियम से संबंधित है। ग्राहम का नियम यहाँ पे देख लीजिए। ग्राहम के नियम में क्या बताया गया है कि भाई ताप और दाब को क्या कर रखा है, स्थिर कर रखा है। यहाँ देखिए ये डिफ्यूजन से संबंधित है। यहाँ देखिए बिफोर डिफ्यूजन, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना बिफोर डिफ्यूजन का फिगर है। फिगर देखिए
डिफ्यूजन होने से पहले का फिगर है और डिफ्यूजन होने के बाद का फिगर है। ठीक है, डिफ्यूजन होने से पहले का फिगर और डिफ्यूजन होने के बाद का फिगर में कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहे हैं बताइए? आफ्टर डिफ्यूजन मतलब आफ्टर विसरण और विसरण से पहले क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, इसमें कण मिल गया हुआ है और इसमें कण नहीं मिला हुआ है। आगे समझ में? यही कण जब आकर के मिल जाते हैं दूसरे कण में, तो इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। सबसे बड़ा चीज विसरण इसी को कहते हैं। और ये नियम ग्राहम का नियम, किसका नियम है? ग्राहम का नियम। तो इस तरह से ग्राहम ने बताया क्या है, अभी हम एक बार और फिर से बता दे रहे हैं कि ताप दाब को स्थिर रखा जाए तो जो स्थिर रखने पर जो विसरण का जो गति उसके घनत्व के वर्गमूल के जो विसरण का जो गति होगा, ये जो आपका इसका जो गति होगा ये विसरण का, ये थोड़ा सा घनत्व के वर्गमूल के उल्टे अनुपात में होते हैं। घनत्व के वर्गमूल के उल्टे अनुपात में इसका गति होगा, मतलब मोशन होगा। अर्थात इसका जो मोशन है कैसे मतलब रिलेशन रखेंगे, तो घनत्व के वर्गमूल के उल्टे अनुपात में रिलेशन रखते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसा ग्राहम ने बताया था। मतलब जैसे डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा तो असर किस पर पड़ेगा? घनत्व पर पड़ेगा। घनत्व कम बेस से उसके मोशन पर डिपेंड करने लग जाता है। घनत्व कम या बेसी होने से मतलब इनडायरेक्टली हो जाता है, मतलब डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हो जाता है घनत्व कम या बेसी होने से। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसा ग्राहम ने बताया। तो घनत्व से संबंधित बातों को पूछेगा तो आपको ग्राहम नियम को याद रखना है। आइए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं सीधा प्रश्न पर। इससे पीछे वाला कौन सा नियम था? डिफ्यूजन क्या कहते हैं? इससे पीछे वाला तो हमने एवोगाड्रो की संख्या बताया। एवोगाड्रो की संख्या में बोले हैं, एवोगाड्रो की संख्या में हमने बोला है कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर को आपको स्थिर रखना है। जब टेम्परेचर और प्रेशर को स्थिर रखेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे जो दो लेवल का आपको दो मात्रा का आपको पदार्थ रखा हुआ है, इसमें ज़्यादा रखे हुए हैं और इसमें कम रखे हुए हैं। शर्त इसमें कम ही हमको अणु दिखाई देंगे और इसमें हमको ज़्यादा अणु दिखाई देंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अणुओं की संख्या जितना पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगा उतने अणुओं की संख्या ज़्यादा होंगे और जितना कम होगा उतने ही अणुओं की संख्या कम होंगे। ऐसा एवोगाड्रो ने बता दिया है। तो मैंने आपको बता दिया है। अब आइए हम प्रश्न पर। पहला प्रश्न, आप परम तापमान को दर्शाया जाता है। तो परम तापमान को याद रखेंगे कि कोई भी परम तापमान को दर्शाने के लिए हम केल्विन का प्रयोग करते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। केल्विन ताप का सबसे छोटी इकाई है। हम टेम्परेचर को केल्विन में ही मापते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और परम तापमान को दर्शाया इसी से जाता है। 273 केल्विन का मतलब होता है 273 केल्विन का मतलब होता है 1 डिग्री सेल्सियस। इस बात को ध्यान रखेंगे। 273 केल्विन का मतलब होता है 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 डिग्री कहेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम जोड़ते चले जाएंगे, यानी 74 हो जाएगा। इस तरह से 3 डिग्री कहेंगे तो 75 हो जाएगा। ऐसे जितने डिग्री बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जोड़ते जाएंगे। आगे समझ में? इस तरह से हम बढ़ाते हैं। 0 डिग्री का मतलब 1 डिग्री हमने कह दिया। 0 डिग्री का मतलब ठीक है उतना होता है 273। इस तरह से आगे बढ़ा करके 1 डिग्री हम बढ़ा लेंगे, 2 डिग्री बढ़ा लेंगे, 3 डिग्री बढ़ा लेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्न में परम शून्य तापमान को कहते हैं। तो 0 डिग्री। ठीक है, 0 केल्विन एक काल्पनिक मात्रा है। इस पर कोई आज तक पहुंच नहीं पाया है। जो भी पहुंचा है यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि इसको हम परम शून्य तापमान अपनी कल्पना के अनुसार से करते हैं। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम तापमान आपका 273 केल्विन होता है, लेकिन अगर कल्पना करें तो 0 केल्विन तक हम जा सकते हैं। तो ये एक परम शून्य तापमान होता है। आइए वायुमंडलीय दबाव की बात कर ले। तो वायुमंडलीय दबाव के बारे में बोला है कि कौन सही है। तो लगभग 1 बार के बराबर वायुमंडलीय दाब होता है। 760 तोर भी होता है और 1.01 × 10⁻15 पास्कल के बराबर भी होते हैं। ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रेशर से संबंधित प्रश्न थे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको जवाब देना है। बताइए कि कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। आप एक बार खुद से पढ़ें। बोला है स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा को दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब बताइए ये कौन सा है? आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसे ही व्युत्क्रमानुपाती 20 से व्युत्त और 20 से बॉयल्स भी पढ़े हैं। ऐसे भी आपको रिलेट करके याद रखना है। तो बॉयल्स के नियम में व्युत्क्रमानुपाती बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन जो हो जाएगा? बॉयल्स के नियम। ठीक है, आशा करते हैं इस बात को समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखिए
इसमें बोला है कि P को दाब कह रहे हैं, T को तापमान कह रहे हैं, V को आयतन कह रहे हैं, N को मोलों की संख्या कह रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा बॉयल के नियम को सही दर्शाता है? बॉयल के नियम कौन है इसमें? तो C होगा सर, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन इसी में दिया है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन तो यही दिया हुआ है, P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन वॉल्यूम का है, ठीक है। टेम्परेचर को तो स्थिर रखा गया उसमें, तो टेम्परेचर तो हम देखेंगे ही नहीं, टेम्परेचर जो भी होगा वो कट गया, बाद बाकी P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका है? वॉल्यूम का। तो इस तरह से बॉयल्स के नियम में आपको बताया गया। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के। देखिए ये किसका है, आपको बताना है कि बॉयल के नियम के अनुसार दाब और आयतन के बीच का संबंध खींचे गए वक्र कैसा वक्र होगा? ये वक्र कौन सा होगा बताना है। इस वक्र का क्या नाम होगा? बताइए क्या नाम होगा इसका? आइसोथर्म कर्व हम इसको कह रहे हैं, तो समदाबी होगा। आइसोथर्म को हम समदाबी कह रहे हैं, यहाँ इंग्लिश में लिखा भी हुआ है आइसोथर्म कर्व, मतलब समदाबी। समदाबी क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये दाब जो है ना समान रखा गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। समदाबी नहीं, समदाबी नहीं होगा, समतापी होगा। आई एम सॉरी, समतापी होंगे। क्यों होंगे समतापी? क्योंकि इसमें टेम्परेचर को स्थिर रखा गया है। किसको रखा गया? टेम्परेचर ना स्थिर है जी, तो समतापी ना होगा। समदाबी कैसे है? दाब को तो हम स्थिर नहीं रख रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं, दाब को तो हम घटा बढ़ा रहे हैं। बताए हैं फिगर से कि दाब को घटा बढ़ा रहे हैं, ताप को हम स्थिर रख दिए हैं, तो यहाँ समतापी होगा। क्या होगा? ये समतापी वक्र है। आगे समझ में? तो राइट आंसर कौन से होंगे? बी। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, अगर हम प्रश्नों को नहीं दिखाते तो आपको यही प्रश्न पूछा जाता तो आप नहीं बना पाते, क्योंकि प्रश्न जो है ना किस तरह से बनाए जाएंगे, हम प्रश्न को भी डिजाइन करने में थोड़ा समय लग गया है, उस समय डिजाइन ही कर रहे थे हम। चलिए आगे देखिए, बॉयल के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है? ये बोला है बॉयल के नियम, अभी बोले हैं। किसको स्थिर रखा गया है? टेम्परेचर को स्थिर रखा गया, अभी बोले हैं टेम्परेचर, इसीलिए समतापी वक्र बनाता है। कैसा वक्र बनाता है? समतापी। इसको स्थिर रखा गया है। समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ देखिए, किस तापमान किसी गैस का आयतन शून्य होता है? किस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है? तो कोई भी गैस का आयतन 0 केल्विन पर शून्य होगा। कोई भी गैस का आयतन जो होगा वो 0 केल्विन पर शून्य होगा, क्योंकि वो परम शून्य तापमान है और 0 केल्विन पर ही वो मतलब आपको ध्यान रखना, आयतन जो है ना शून्य हो जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन ताप बढ़ने पर बढ़ता है और ताप कम होने पर घटता है। बताइए किसका नियम है? किसका नियम हो? गैसोलीन, गै-लुसेक बताए हैं, गै-लुसेक यही होगा। गै-लुसेक में भैया मैंने बताया अभी कि गै-लुसेक में दाब को भी और ताप को भी दोनों को स्थिर रखा गया। नहीं, दाब को नहीं, गै-लुसेक में आपको यहाँ पे दाब और दरम्यान वाली गैस बोला, स्थिर दाब पर निश्चित दरम्यान वाली गैसों का आयतन। तो गैस का आयतन क्या हो रहा है? ताप बढ़ने से बढ़ता है और ताप कम होने से कमता है। तो ताप का असर पड़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ताप का डायरेक्टली प्रोपोर्शन वॉल्यूम का। किसका है ये? ये चार्ल्स के नियम में बताए हैं हम अभी। चार्ल्स के नियम में बोले हैं कि चार्ल्स के नियम में घड़ी दाब जो है ना ऐसे ऐसे घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, बोले थे ना। तो उससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा था, टेम्परेचर दे रहे थे नीचे से टेम्परेचर, जिसके कारण वॉल्यूम क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। नहीं बताए हैं? तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये चार्ल्स का नियम है। किसका नियम है? तो यही चीज अभी पूछा, अभी कंफ्यूज करके ध्यान रखेंगे कि हम टेम्परेचर और वॉल्यूम जैसे ही देख लेंगे वो चार्ल्स का नियम है। किसको स्थिर रखा गया है? दाब को। दाब को स्थिर रखा गया है चार्ल्स के नियम में। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ देखिए, बताइए इसका आंसर। बोला है यदि P और T परम तापमान पर मोलों की संख्या, P दाब है, T परम तापमान है, V आयतन है, N मोलों की संख्या है, तो निम्न में से कौन चार्ल्स के नियम यहाँ पूछा है? वहाँ बॉयल्स के नियम पूछा था, हो कैसे गया? चार्ल्स के नियम में बताओ कौन है? कौन होगा? B। चार्ल्स के नियम में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर, ये सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए
सभी को सेम प्रश्न नहीं समझ लेना है, कन्फ्यूजन है का विषय है ये। चलिए आगे बताइए। ये हो गया इससे पहले वाला, ये हो गया है। हो गया। चार्ल्स के नियम तो हो गए। बताइए चार्ल्स के नियम के संबंध किसको बताता है? ताप और आयतन के बीच जो दाब कह रहे हैं वो अभी दिमाग में नहीं सेट कर पा रहे हैं। दाब को स्थिर रखा गया, चार्ल्स के नियम में दाब को स्थिर रखा गया, तो संबंध किसका बताएगा? ताप और आयतन, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम। आज कई बार कह दिए, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। आगे समझ में। चलिए अब यहाँ देखिए, ये बताया है कि चार्ल्स के नियम के अनुसार ताप आयतन के बीच खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं? बताइए ये वक्र कैसा वक्र है? समदाबी कहने वाले बिल्कुल समझ रहे हैं, समदाबी ही होंगे क्योंकि दाब को यहाँ स्थिर रखा गया है। दाब को क्या कर रखा है? स्थिर रखा गया है, तो क्लियरली हम कह देंगे सर ये समदाबी। समदाबी क्या है? खींचे गए वक्र है। खींचे गए वक्र समदाबी है क्योंकि दाब को यहाँ समान रखा गया और वॉल्यूम और टेम्परेचर तो बदलते रहेंगे। वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है? बदलते रहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए इसको देखिए, निम्न में कौन एक ताप दाब संबंध के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ताप और दाब, ताप और दाब, ताप और दाब अर्थात प्रेशर एंड टेम्परेचर की जानकारी कौन दे रहा है? प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर की जानकारी कौन दे रहा है? गैल लुसेक दे रहा है, गैल लुसेक। अब हम फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, याद रखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, चार्ल्स के नियम, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर, बॉयल्स के नियम, टेम्परेचर और प्रेशर। ये इनडायरेक्टली कहेगा तो वहाँ पे हो जाएगा बॉयल्स के नियम, लेकिन डायरेक्टली कहेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है तो दाब ताप संबंध के बारे में जानकारी देता है तो गैल लुसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैल लुसेक। डायरेक्टली प्रोपोर्शन कह रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हो जाएगा आपको गैल लुसेक। क्या हो जाएगा? गैल लुसेक। आगे समझ में, ताप और दाब आगे समझ में, ये क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा है, ये वॉल्यूम होगा, सॉरी, ये इसमें बॉयल्स के नियम में वॉल्यूम है, वॉल्यूम और प्रेशर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, और यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर है, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है। किसमें? गैल लुसेक में। गैल लुसेक में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया। यहाँ किसको कांस्टेंट है? यहाँ किसको कांस्टेंट रखा है? प्रेशर को। यहाँ किसको कांस्टेंट रखा है? यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, और यहाँ पे किसको रखा? वॉल्यूम को। तो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे रखा है प्रेशर को, यहाँ रखा है टेम्परेचर को, और यहाँ रखा है वॉल्यूम को। आगे समझ में, कोई किसी से मिलता जुलता है नहीं, सब में अलग अलग चीज़ों को कांस्टेंट रखा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फिगर माइंड में बसा लेना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में छपेंगे, जब भी छपेंगे तो यहीं से छपेंगे। आगे समझ में। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए, इसका राइट आंसर गैल लुसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैल लुसेक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गैल लुसेक नियम के अनुसार दाब तथा आयतन, आयतन नहीं होगा, टेम्परेचर होगा, दाब तथा टेम्परेचर के मध्य ग्राफ की प्रत्येक रेखा को डैश कहते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसमें? समतापी। समतापी। ताप को स्थिर रखा गया है? नहीं, गैल लुसेक में मैंने अभी बताया वॉल्यूम को स्थिर रखा गया। सम आयतनी होगा, वॉल्यूम को स्थिर रखा गया ना गैल लुसेक में, इसीलिए सम आयतनिक रेखा हो जाएगा। इसका वॉल्यूम जो है ना हमेशा सेम होंगे, इस तरह से सम आयतनी रेखा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, बताइए इसमें आंसर। डैश के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा देखिए, स्थिर ताप मतलब टेम्परेचर को स्थिर रखा गया, पर किसी निश्चित मात्रा वाला गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती हो रहा है। मतलब गैस की मात्रा, मात्रा का मतलब वॉल्यूम हो गया, और दाब के परम ताप के समानुपाती होता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या कर रखा है? वॉल्यूम और प्रेशर को, वॉल्यूम और प्रेशर को क्या कर रखा है? वॉल्यूम और प्रेशर, मात्रा किसी निश्चित मात्रा वाली गैस के दाब उसके परम ताप के समानुपाती हो गया। सॉरी, ताप और दाब को समानुपाती बता रहा है, अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर किस में आते हैं? गैल लुसेक में आते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर किस में आते हैं?
गैलुसेक, इसका गैलुसेक आंसर होगा, यहाँ दिया भी है। गैलुसेक के नियम के अनुसार देख लीजिए, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर जो है एक दूसरे के समानुपाती हैं, जिसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेशर बराबर आप KT लिख सकते हैं, प्रेशर बराबर है KT, जहाँ K एक कांस्टेंट है, K एक कांस्टेंट है। तो K बराबर अगर आपसे बोला जाए तो P/T लिख सकते हैं, K बराबर बोला जाए तो P/T लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका कांस्टेंट कितना होगा, P/T, कांस्टेंट कितना होगा, P/T। तो गैलुसेक में P/T कांस्टेंट होता है, P/T कांस्टेंट होता है। क्या होता है, गैलुसेक में P/T कांस्टेंट होता है। वही अगर आपको चार्ल्स का बताए तो चार्ल्स में टेम्परेचर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन वॉल्यूम का होता है, अर्थात आप इतना बराबर K लिख सकते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर का है, तो इतना बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं KT। तो हम जैसे ही K इधर करेंगे तो V/T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V/T = K। तो आप यहाँ देखिए कि K क्या किसके बराबर हो गए, कांस्टेंट किसके बराबर हो गए, V/T। तो कांस्टेंट V/T के बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सभी का कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि हम टेम्परेचर जो है प्रेशर के, वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ऐसे परिस्थिति में आपको ध्यान रखना ये है कि V बराबर क्या लिख सकते हैं, K/P लिख सकते हैं। अब ऐसे इसको गुना करें तो कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएंगे, कांस्टेंट बराबर हो जाएगा VP, कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएंगे, VP, अर्थात वॉल्यूम गुने प्रेशर, वॉल्यूम गुने प्रेशर। कांस्टेंट बॉयल्स के नियम में कांस्टेंट क्या होते हैं, वॉल्यूम गुने प्रेशर, वॉल्यूम गुने प्रेशर। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता रहे हैं। चार्ल्स के नियम हमको ये बताता है टेम्परेचर वॉल्यूम जो है ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर का। ऐसी परिस्थिति में हम V बराबर TK लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, TK। अगर कांस्टेंट निकालना हो तो V/T, तो V/T को कांस्टेंट कह रहे हैं, V/T किस में, चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट V/T होता है। वही अगर बॉयल्स के नियम के में कहें तो कांस्टेंट हम V और P को कह रहे हैं, अर्थात वॉल्यूम गुने प्रेशर को हम कांस्टेंट कह रहे हैं। अगर गैलुसेक की बात करें तो गैलुसेक में आ जाएगा आपको हो जाएगा P/T जो है कांस्टेंट होंगे। तो सभी का कांस्टेंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कांस्टेंट से भी पूछे गए हैं, हो सकता है मे बी कि इसमें भी कोई क्वेश्चन आए, देख लेते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये गैलुसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैलुसेक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये देखिए, चलिए बताइए, गैलुसेक के नियम के अनुसार निम्न में से स्थिर रहता है, क्या स्थिर रखा गया गैलुसेक में, वॉल्यूम को स्थिर रखा गया। अभी बताए हैं किसको रखा गया है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम किसको कह रहे हैं, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम किसको कह रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों को ये भी समझा दे रहे हैं, T का मतलब टेम्परेचर कह रहे हैं, मतलब तापमान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तापमान। अच्छा, V का मतलब वॉल्यूम का मतलब आयतन, और P का मतलब प्रेशर का मतलब है दाब, इन चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले आना चाहिए, तभी जाकर के समझ में आते हैं। अब यहाँ पे बोला है गैलुसेक के अनुसार किसको स्थिर रखा गया है, तो इसको रखा गया है आयतन को स्थिर रखा गया। गैलुसेक में आयतन को स्थिर रखा गया है। अगर हम डायरेक्टली बता के निकल लेते तो मे भी हमको नहीं लगता कि आपका ये कन्फ्यूजन कभी दूर हो पाता, लेकिन एग्जाम के समय आपको इसको देख लेना जरूरी होगा, क्योंकि जब भी एग्जाम होंगे आपको गैसों के आचरण से अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। चलिए आइए आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए, इसमें बताइए, लिखा है कि गर्मी के दिनों में प्रायः टायर फट जाता है, क्योंकि टायर में वायु की मात्रा बढ़ जाती है, टायर अधिक गर्म हो जाता है, दाब और ताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, टायर के बाहर वायु का दाब बढ़ जाता है। कौन सा होगा, तो ध्यान रखेंगे कि दाब और ताप एक दूसरे के समानुपाती चार्ल्स के नियम में हम पढ़े हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि टायर का फटना गर्मी में किस नियम को दर्शाता है। आप डायरेक्ट तो चार्ल्स के नियम को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही दाब बढ़ाने से ताप बढ़ रहा है, तो दाब ताप का रिलेशन तो हमको गैलुसेक ने बताया है। गैलुसेक का नियम होगा, चार्ल्स का नियम नहीं होगा। दाब और ताप का रिलेशन कौन बताया? गैलुसेक। तो ये गैलुसेक के नियम के अनुसार टायर फट रहे हैं। अगर समझ में, तो गैलुसेक भी आपको दे सकता है। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ में आ गया होगा। ऐसे हमारे जीवन से जुड़े हुए उदाहरण भी ये गैसों के आचरण से आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
बोला है डैश के अनुसार ताप और दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों का संख्या अणु समान होता है। अब समान अणु वाला किसको हम बताए हैं? हम बॉयल्स को बताए हैं? नहीं। चार्ल्स को बताए हैं? अणु नहीं। किसको बताए हैं? गैलुसेक को बताए हैं। गैलुसेक को तो हम टेम्परेचर और प्रेशर को बारे में बताए हैं। टेम्परेचर और अणुओं की संख्या हम एवोगाड्रो में बताए हैं। अणुओं की संख्या हमने एवोगाड्रो में बताया है कि भाई अणुओं की संख्या समान होंगे जब टेम्परेचर और प्रेशर को स्थिर रखा जाए। जब टेम्परेचर और प्रेशर को स्थिर रखा जाए तो समान पदार्थों में समान अणु होंगे, असमान पदार्थों में असमान अणु होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें 1 ग्राम है, इसमें 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम में ज़्यादा अणु होगा, 1 ग्राम वाला में कम अणु होगा, क्योंकि समान अगर पदार्थ होंगे तो भी समान अणु होंगे, असमान पदार्थ है तो असमान अणु होंगे, क्योंकि अणु किस पर डिपेंड कर जाता है? पदार्थों पर डिपेंड कर जाता है, मात्रा पर डिपेंड करता है। ऐसा किसने बताया है? एवोगाड्रो ने बताया। तो मैंने एवोगाड्रो को पूरी कहानी बता दिया है। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे बताइए। एवोगाड्रो के नियम के अनुसार डैश के बीच संबंध है। एवोगाड्रो ने किसके बीच संबंध बताया? आयतन और ताप का। वॉल्यूम और टेम्परेचर का संबंध बताया है क्या? दाब, प्रेशर और आयतन का, प्रेशर और वॉल्यूम का संबंध बताया है क्या? आयतन और मात्रा का संबंध बताया है क्या? वॉल्यूम और इसकी मात्रा, ठीक है, तो वॉल्यूम और मात्रा ही बताया है उसने, वॉल्यूम और मात्रा ही बताया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न बताइए। एवोगाड्रो के नियम डैश के बीच संबंध है, तो ये तो बता ही दिया अभी, ये वही प्रश्न आ गया, रिपीट अगेन हो गया। अब बताइए, इसमें बताइए एवोगाड्रो 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या डैश निर्धारित की गई है। एवोगाड्रो ने अणुओं की संख्या निर्धारित कर रखा है, मतलब 1 मोल अणु में अगर एक वो अणु होगा तो उसमें जो है अणुओं की संख्या कितना होगा? तो सर इसमें अणुओं की संख्या इतना होगा, ऐसा एवोगाड्रो ने बताया। हम इसको एवोगाड्रो की संख्या भी कहते हैं और साथ में मोल संख्या भी कहते हैं। 1 मोल, एक अणु में इतना ही संख्या होती है जितना एवोगाड्रो की संख्या होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा एवोगाड्रो ने बताया है। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अब ये प्रश्न देखिए। मानक ताप और दाब डैश पर परिभाषित किया गया है। मानक ताप और दाब डैश पर परिभाषित किया गया है, तो याद रखेंगे कि मानक और ताप और दाब इस पर परिभाषित किया गया है। ये मानक है, जबकि काल्पनिक यहाँ है, ये काल्पनिक है। काल्पनिक को मानक नहीं कह रहे हैं, इसको हम मानक कह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मानक ताप और दाब किस पर निर्धारित किए गए हैं? 273.15 केल्विन कहो या 1 बार कहो, दोनों इक्वल है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अब हमारा प्रश्न यहीं पे इंड हो गया है, चैप्टर भी मेरा इंड हो गया है, मतलब कहने का मतलब ये चैप्टर 3 चैप्टर हमने पूरे अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है। अब अगले दिन हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद। जय भारत।